हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने बात किया हुआ था, पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने लाइट के बारे में बताया था और मैंने बताया था क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो मैंने बोला था भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट तो अगर किसी सरफेस पे पड़ती है तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली बात क्या है? रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से हमें वो चीज दिखती है। दूसरा हमने बात किया भाई रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, बाहर अगर मान लो कहीं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया जाए और उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा दिखता नहीं है, या तो वो नजदीक दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है, या फिर वो दूर दिखने लगता है। इज डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या भाई, कि लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ेगी तो वो एब्जॉर्ब होती है, रेडिएशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन। जब कभी भी किसी भी सरफेस पर जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब करती है, और उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, जिसको हम लोग इमिसिविटी भी बोलते हैं, इमिसिविटी, ठीक है। लेकिन हमने ये बोला था कि आपको सिर्फ पढ़ना क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है भाई, मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि मिरर, मिरर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो मिरर्स होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो मैंने बोला था कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए मिरर की जरूरत है, और मिरर्स जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर मैंने बोला था दो तरीके से होते हैं भाई। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर, तो मिरर्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने के लिए मिरर पढ़ना पड़ेगा, और मिरर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है यार। पहले ही एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जुस्टुस, है कि नहीं, वॉन लिबिग, जुस्टुस ऑन, नाम भी इनका अलग जर्मन था भाई, तो जर्मन में नाम लोगे तो थोड़ा शायद अच्छा बने, लिबिग ऐसे करके, LEBIEG, लिबिग, ठीक है। जुस्टुस वोन लिबिग एक साइंटिस्ट थे 1664 में, ठीक है, 1664 ईस्वी में। एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के रहने वाले, और वो केमिस्ट थे। बहुत ताज्जुब की बात है, वो केमिस्ट्री में माहिर थे, ना कि फिजिक्स। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो केमिस्ट्री में माहिर थे, और उन्होंने मिरर, सबसे पहला मिरर बनाया था। अब सवाल ये है यार कि केमिस्ट्री वाला आदमी ये मिरर बनाया था, फिजिक्स में मिरर बनाया। अरे यार खुद सोचो, ये पहले जो साइंस थी ना, मैंने शुरुआत के लेक्चर में लिया था, ये साइंस हमने डिवाइड किया बाद में कि साइंस के पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे करके बांटा हुआ है। फिर फिजिक्स को कई कैटेगरी में बांटा है आसानी के लिए। रियल में देखा जाए तो सब मिलजुल कर एक ही हैं। अगर कहीं ना कहीं सबका एक दूसरे से क्या है भाई, बिल्कुल बहुत गहरा रिलेशन है। तो यहां पे केमिस्ट्री वाला एक आदमी मिरर क्यों, कैसे इजाद किया, उसका वजह यह है कि मिरर के पीछे, मिरर कैसे बनता है, कोई ग्लास ले लो और ग्लास के पीछे ऐसे कोई चीज ढक दो, ठीक है। आप क्या काम करो, एक ग्लास ले लो ना और पीछे की तरफ डार्क कर दो, अंधेरा कर दो। एक ग्लास लगाओ, पीछे की तरफ सिर्फ अंधेरा कर दो, प्योर अंधेरा। अभी देखो फिर भी आपका शक्ल दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा, आराम से दिखेगा। मिरर का काम करेगा। तो मिरर लोगों को ऐसे दिख जाता था चीजें, पानी में शक्ल दिखने लगती थी। ऐसा थोड़ी ना है भाई कि लोग शक्ल नहीं देख पाते थे। पानी में नीचे, और नीचे क्या है भाई, पूरा कीचड़ है, ऊपर पानी जमा है, तो मिरर हमारा वहां पे मिरर की तरह काम करने लगता है। मतलब पीछे एक लेप होना चाहिए, पीछे एक कोट होना चाहिए, कोई केमिकल, कोई चीज। इन्होंने यही दिमाग लगाया जुस्टुस ने क्या सोचा, कोई लेप क्यों ना लगा दिया जाए, एक मिरर लिया, एक ग्लास लिया जाए, उसके पीछे क्यों ना लेप लगा दिया जाए। तो उन्होंने सिल्वर लेप लगाया था, और उसकी वजह से मिरर बन गया। वो कहीं भी आराम से, किधर भी हवा में देखो नॉर्मली अपनी शक्ल को। तो इन्होंने ऐसे ही मिरर का इजाद किया था। तो सिल्वर का क्या किया, उन्होंने लेप लगाया था, ठीक है। हालांकि एल्युमिनियम लेप भी लगा सकते हैं, ठीक है, आजकल एल्युमिनियम लेप भी लगाते हैं, एल्युमिनियम कोटेड,
या सिल्वर कोटेड होता है, पीछे पीछे जो होता है वो सिल्वर कोटेड होता है। ठीक है भाई, तो ये जो मिरर है ये दो तरीके से बनाए गए जरूरत के एतबार से। एक है प्लेन मिरर जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में। तो प्लेन मिरर क्या काम करता है भाई? प्लेन मिरर सिंपल ऐसे क्या है, ऐसे मान लो पीछे की तरफ हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब भाई यहां पे सिल्वर कोटेड है, इसका मतलब ये सिल्वर क्या है, कोटेड पीछे की तरफ। तो यहां से किसी ऑब्जेक्ट पर अगर जब किसी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे आप खड़े हो जाते हो, ऐसे आप खड़े होते हो मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो डिक्टो यही जितना दूर पे ये है ना आप खड़े हो, उतना दूर जस्ट पीछे आप देखोगे कि कोई और सेम तुम्हारी शक्ल का आदमी खड़ा है। क्योंकि ये क्या काम करता है, जस्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट घुमा देता है, पार्शियली इन्वर्टेड कर देता है। मतलब ये प्लेन मिरर लिखा हुआ है तो आर अब इधर आ जाएगा और पूरा वर्ड भी ऐसे चेंज हो जाता है। देखो ऐसे ऐसे चेंज जाता है, ऐसे ऐसे चेंज जाता है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे होकर ऐसे इधर आ जाएगा ये पूरा वर्ड। तो ये क्या काम करता है, ये पूरी बॉडी को ऐसे करके यहां दिखा देता है, लेकिन पीछे दिखाता है, इसलिए हम लोग इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल मतलब पीछे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे खड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जितना बड़ा इधर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा दिखाता है, चाहे किधर भी कितने दूर खड़े हो जाओगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा डिक्टो वही दिखने वाला है। यहां पे भी खड़े रहोगे तब भी बस दूर दिखेगा यहां पर, लेकिन आदमी वही रहेगा। ठीक है, तो सेम साइज का इमेज दिखाता है ये प्लेन मिरर। इससे क्या होता है, अपनी शक्ल देखने में, किसी चीज को देखने में आसानी होती है, क्योंकि वो रियल में जो है वही दिखता है कि नहीं, तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो ये प्लेन मिरर हो गया भाई, प्लेन मिरर जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। दूसरा भाई वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो कुछ कर्व की तरह होता है, ऐसे भाई, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक है, एक कर्व नुमा होता है, या तो ऐसे या कैसे ऐसे होता है। अब जब ये ऐसे रहेगा तो कोटेड पीछे की तरफ पीछे कोट कर देते हैं, पीछे जो है सिल्वर कोट कर देते हैं, और ऐसे रहता है तो इधर कोट कर देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ब्रैकेट क्या है भाई, एक बार ऐसे ब्रैकेट बना दो ब्रैकेट की तरह, एक बार उसको पलट दो। अब सवाल क्या है कि पीछे की तरफ ऐसे कोट कर दो सिल्वर कोट, और यहां पे भी जस्ट पीछे ही की तरफ भाई आपने कोट कर दिया, बस पलटा हुआ ये चीज, तो ये केव की तरह दिखता है। देखो ना, कॉनकेव, केव की तरह दिख रहा है, गुफा की तरह, ऐसे गुफा होती ना ऐसे, तो ऐसे दिख रहा है, तो गुफा की तरह दिखने लगता है, केव की तरह। तो इसलिए आप पहचान समझ में रखो, कभी भी कॉनकेव ये नहीं होगा, बोलोगे सर ये भी तो ऐसे है। भाई लाइट जब भी डालना है वो लेफ्ट से डालना है राइट की तरफ, हमेशा। एक रूल होता है, आपको ABCD लिखना है तो बोलो मान लो एप्पल लिखना है APPLE, लेकिन नहीं कोई बोले सर मैं ऐसे लिखूंगा तो गलत क्या है सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। ये है पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जो वो एक स्टैंडर्ड होता है और वही रियल होता है, वही तो ये आदमी एजुकेटेड कहलाता है, जब एक स्टैंडर्ड को लोग फॉलो करते हैं। आप इधर से लाइट डालोगे, पीछे से लाइट नहीं डालना, हालांकि डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से लाइट हमेशा क्या है, आगे से डालोगे, मतलब लेफ्ट से डालोगे राइट की तरफ, तो लेफ्ट से डालोगे राइट की तरफ, तो इधर लाइट जाएगी सपोज, और इधर से इधर लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये जो केव की तरह बना हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और ये जो क्या है, कॉन्वेक्स, ऐसे उठा हुआ, ठीक है, उठा हुआ वैक्स, ठीक है, वैसा जब दिखेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तरीके से मिरर होगा। अब मैं आपको बताऊं कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका बढ़िया एग्जांपल अगर मैं इसको बताऊं ना यार, तो यहां पे आप स्पून ले लो, है कि नहीं भाई, स्पून ले लो, और स्पून के अंदर क्या देना भाई, आप स्पून को एक तो ऐसा करके देखो, जिस तरह से खाते हो ऐसे करके देखोगे स्पून को अपनी शक्ल, तो ये कॉनकेव की तरह स्पून काम करने लगेगा। बड़ा स्पून अगर आपके घर पे है तो देखो प्लीज, ठीक है, तो ये कॉनकेव की तरह काम करेगा। अब कॉनकेव में देखो, आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे एक मार्कर ले लो, ऐसे देखो क्या दिखेगा मालूम है, ये मार्कर ऐसे उल्टा दिखेगा,
ऐसे ले लोगे तो मार्कर उल्टा दिखेगा, मतलब जो इंसान ना हमारा पैर के ऊपर दिखेगा, सर नीचे दिखेगा रियल में। उसके बाद जैसे जैसे करीब लाते जाओगे, करीब लाते जाओगे, तो क्या होगा, और इमेज बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक वक्त ऐसा हो जाएगा एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर और करीब ले आओगे तो देखोगे कि एकदम जैसा था ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसके अंदर इमेज बहुत डिफरेंट तरीके से फॉर्म होती है। 6 तरीके से इमेज फॉर्म हो सकता है, बताऊंगा मैं कि इमेज अलग 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 साइज, अलग अलग फॉर्म होता है। तो इसकी वजह से इसको डॉक्टर्स लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, खासकर ENT भाई, नोज वाले डॉक्टर, ठीक है, ईयर वाले डॉक्टर, आईज वाले डॉक्टर्स, ठीक है, और डेंटिस्ट भी, दांत वाले डॉक्टर्स, ये इसको बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि ये क्या काम करता है ना, इमेज को बड़ा छोटा करके आराम से दिखा देता है। तो आप मान लो यहां पे लेंस, ये मिरर डालेंगे तो वो क्या काम करेगा, जैसे जैसे नजदीक करोगे इमेज बड़ा होता जाएगा, तो आप उसको जूम कर सकते हो एक तरीके से। तो इसलिए कैमराज में भी ये इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। ये मिरर भाई आपके टॉर्च में, हेडलाइट में, ये सब हर जगह पर यूज किया जाता है। टॉर्च में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लाइट क्या करता है, ये मिरर क्या करता है, चीजों, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक जगह से मिला देता है, उसकी वजह से फोकस हो जाता है, काफी चीजें दूर जाती हैं। तो ये मिरर का बहुत ज्यादा रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो इसका इमेज कितने तरीके से फॉर्म होता है ये सब पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लो। तो मैंने ये बताया भाई इसके बारे में, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर लिखूं तो टाइम जाएगा। आप उसको अलग अलग वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो कि इसका यूज क्या है, कहां से कैसे इस्तेमाल होता है। मैं तो टाइप्स ऑफ मिरर बता रहा हूं। दूसरा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें क्या होता है भाई कि इमेज जो ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये ज्यादातर इस्तेमाल ये क्या काम करता है, इमेज को, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका जो इमेज बनेगा उसको अपने नजदीक दिखाने लगता है। तो इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। कहां पे भाई, जहां पे देखो कहीं सिक्योरिटी पर्पज से पूरा अच्छा, इसकी एक और खासियत है, ये क्या काम करेगा ना, पूरी पूरी बिल्डिंग देखो, ये एटीएम में लगा होता है, आप देखो ना एटीएम में लगा होता है, एटीएम में, क्योंकि पूरा पूरा इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट मिरर रहेगा, पूरी पूरी शक्ल आपका अच्छा खासा उसमें दिखता है, पूरा बढ़िया से दिखता है, यहां तक कि पीछे कोई है ना वो भी दिखता है। ऐसे ऐसे सिक्योरिटी पर्पज से भी देखो वहां पे लगाए होते हैं, कहीं कहीं घुमाव जहां पे होता है तो वहां पे भी पूरा पूरा एक कवर बहुत जबरदस्त करता है, ये पूरा चारों तरफ कवर कर लेता है, एक साथ में ले आता है और नजदीक ले आता है, बहुत दूर की चीज को नजदीक ले आता है। इससे एक फायदा भी होता है कि जब गाड़ी चला, मान लो गाड़ी में लगा हुआ है, तो फायदा क्या भाई, गाड़ी आप चला रहे हो, पीछे दूर कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन ये दिखाएगा कि नजदीक आ रही है कोई गाड़ी, नजदीक ही दिखाने लगेगा। तो आप पहले से तैयारी कर लोगे तो बच जाता है इंसान। पहले प्लेन मिरर गाड़ियों में इस्तेमाल होता था पहले, तो होता क्या था भाई, गाड़ी जब बाजू में एकदम आ गई, सड़ जाती थी, लड़ जाती थी, तब पता चलता था। बाद में स्फेरिकल मिरर का ये कॉन्सेप्ट आया, कॉन्वेक्स मिरर। इससे क्या होता है, पहले जब गाड़ी में शीशे में देखोगे तो चीजें गाड़ी बहुत नजदीक दिखने लगेगी, तो पहले से आप तैयारी करोगे, घुमाओगे, पता चलेगा वो दूर रहेगी, तो इससे और एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाती है भाई, एडवांस सेफ्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये काफी ज्यादा इसका भी एप्लीकेशन है भाई, मैंने बताया कि एटीएम में इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी पर्पज से इस्तेमाल होता है, रेयर मिरर के लिए इस्तेमाल होता है, रेयर के लिए जो मिरर्स होते हैं, रेयर जो मिरर्स पीछे देखने के लिए, उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका भी मैंने एग्जांपल बता दिया, क्या इस्तेमाल है, कहां से कहां इसको यूज किया जाता है। तो इसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर बताऊंगा, इसका जो है इमेज फॉर्मेशन अभी बताऊंगा, क्योंकि हमने तो बता दिया भाई क्या क्या एक्चुअल में होता है, इसके अंदर क्या क्या 6 केसेस बनेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो कैसा दिखेगा, नजदीक और नजदीक तो कैसा दिखेगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, कहां रहेगा ऑब्जेक्ट तो कैसे दिखेगा, ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के अंदर। ऐसे ही चैप्टर ही ऐसा है कि धीरे धीरे करके ऐसे पता भी नहीं चलेगा, खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिरर के बारे में, और उसके टाइप्स हो गए भाई, समझ में आ गया, मिरर और टाइप पहचानना समझ में आ गया कि कभी भी हमेशा देखो लाइट ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में देखेंगे, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट इधर रखो, कोई गलत नहीं होगा लेकिन रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो आपको हमेशा मिरर को कभी भी रखना है तो ऐसे सीधा रखना है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में। ये मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूं, मतलब अगर आपको
किसी बुक में लिखना है, किसी को पढ़ना है, तो हमेशा ये तरीका अपनाओगे, ठीक है। रियल लाइफ में तो आप इधर खड़े रहोगे तो इधर दिखेगा, इधर खड़े रहोगे तो इधर दिखेगा, लेकिन रूल के हिसाब से आप हमेशा जब बनाओगे बुक में या किसी, मान लो आप पेज में लिख रहे हो, तो हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को डालना और राइट साइड में जो भी होगा वो मिरर रहेगा अपना, ठीक है। ऐसे तरीका है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, तो मिरर आ गया भाई कि मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे बड़ी एग्जांपल है मिरर। मिरर की पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई कितने तरीके से होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके लॉज क्या है भाई। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कानून क्या है भाई रिफ्लेक्शन होने के, कुछ एक रूल बनाया गया है, अब उसको आपको जानना रहेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके से होते हैं, पहले दो होता है, एक है पहला लॉ और दूसरा है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ और दूसरा है सेकेंड लॉ। दो कानून होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, तो उसके दो कानून हैं। वो पहला कानून है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। ये पहला कानून क्या बोलता है कि अगर मान लो, कैसे होता है आखिरकार भाई रिफ्लेक्शन, तो कुछ टर्म्स पहले बता दूं, उसके बाद लॉ वही बता दूंगा, समझ में आ गया। देखो, मान लो एक ऐसे मिरर रखा हुआ है भाई, ऐसे ऐसे एक मिरर रखा हुआ है और यहां पे एक लाइट यहां से डाली जा रही है, ठीक है। चलो ऐसे एक लाइन डाल दूं खड़ा, पहले इसको बांट दूं मैं। इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल। तो जब कोई भी मान लो ऐसे मिरर ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है, इसको जस्ट सीधा सीधा लाइन में जो डिवाइड करती है 90 डिग्री पर, इसका नाम नॉर्मल होता है। चलो मान लो एक लाइट यहां से ऐसे एक पॉइंट यहां पर गई, सीधा सीधा बनाना बहुत बेकार बना, ठीक है। तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रे का मतलब एक लाइट यार। अब इसी को अगर बीम होता तो मतलब बंच ऑफ लाइट, बहुत ही ज्यादा लाइट एक साथ में होती है, उसको हम लोग बीम बोलते हैं। सिंगल लाइट होती है तो उसको हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो एक इंसिडेंट रे, ऐसे लाइट का एक रे समझ लो ऐसे गई, तो जो एक एंगल बनेगा नॉर्मल से लेकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या नाम है भाई? आई से डिनोट करते हैं। तो वो आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। तो क्या बोलता है, अब ये जैसे भाई रिफ्लेक्शन है तो लाइट क्या करेगा, मिरर कभी भी अंदर नहीं जा पाएगा ना। तो जैसे आया था जितने एंगल से, मान लो 30 डिग्री इधर आया, तो 30 डिग्री से जस्ट वापस चला जाएगा, ऐसे वापस। तो यहां पे वही सेम एंगल, जितना इंसिडेंट एंगल बना था उतना एक एंगल बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया भाई? तो जब मान लो एक लाइट इंसिडेंट रे जब जाती है किसी सरफेस पे पड़ती है, और अगर वो सरफेस कैसा हो भाई, अगर मिरर हो, सरफेस एक तरीके से ओपेक हो, कोटेड हो, तो लाइट जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से जस्ट ऑब्जेक्ट को फिर से रिफ्लेक्ट कर देगी। तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वही रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर होता है। तो किसी मिरर के अंदर ऐसा, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट
विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है फर्स्ट लॉ। कितना आसान है यार। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है भाई? एक नॉर्मल हमने बनाया और जितने एंगल से गया उतने ही एंगल से वापस चला जाता है। तो ये खासियत है किसी मिरर के सामने। कोई मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, जितना एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस चलाएगा। मतलब अगर से मान लो ऐसे कोई प्लेन मिरर हो, ऐसे रखा हुआ है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो जस्ट वैसे ही वापस आ जाएगा। तो एक रे ऑफ लाइट अगर सीधा जाएगी तो सीधा वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसे बनाओगे, जितने एंगल से जाएगी तो उतना एंगल से, देखो जितना एंगल ये बनेगा, अगर मान लो यहाँ पे नॉर्मल, इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तो उतना एंगल से फिर वापस आ जाएगा। तो जितना एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से वापस आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? फर्स्ट लॉ। मतलब इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो बहुत इजी लॉ है यार। अच्छा, दूसरा लॉ क्या है भाई कि देखो, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल और ये नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पर, एक ही सरफेस पर। देखो ना, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। एक ही प्लेन मतलब क्या भाई? कि सबके सब ऊपर ही ऊपर नजर आ रहे हैं। देखो ना, कोई भी अंदर नीचे नहीं गया है। तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। बस इसका नाम है सेकेंड लॉ। क्या इसमें लिखूं यार? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल एंड नॉर्मल विल बी एट सेम प्लेन। बस हो गया। तो सेकेंड लॉ हो गया। तो भाई इसको बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। अरे क्या है भाई उसमें दम? दो लॉ तो हुआ, आई इज इक्वल टू आर, और आई, आर और नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। बस एक ही प्लेन में, एक ही जगह, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। मतलब एक ऊपर ही के ऊपर समझ लो, सब लाई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया भाई? सिंपल है यार। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या समझना था? कुछ नहीं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको समझ में आ गया है तो भाई, अगर इसका कुछ मैं नॉर्मल एग्जांपल बोलूं, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था कि ऐसे अगर लाइट, ऐसे कोई मिरर ले लिया जाए, ऐसे कोई मिरर है, तो यहां पे जब लाइट डालोगे ऐसे, तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। तो इसके अंदर तो कुछ एंगल बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल जैसा था, यहां पे आपने कुछ बना ही नहीं ना, तो कुछ एंगल बना ही नहीं। तो जीरो एंगल से गया तो जीरो एंगल से वापस आ जाएगा। ऐसे जाएगा तो ऐसे वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे वापस आ जाएगा। तो जैसा साइज है वैसा दिखने लगेगा। मतलब आप यहां पे खड़े हो तो जैसे थे वैसे एग्जैक्टली पीछे की तरफ भाई एक आदमी ऐसे ही दिखने लगेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आप क्या काम करो, इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे चेंज कर दो, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिक्टो ऐसे दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इधर से लाइट जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, वापस आएगी। तो यही सेम चीज क्या होगा? जस्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पीछे दिखने लगेगा। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक तरीके से यूज है यहां पर। अच्छा, अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं कि भाई यही हमारा, मान लो ये मिरर है, ये मिरर है हमारा, ऐसा बना हुआ है, एग्जांपल के लिए ऐसे मिरर है, बना हुआ है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, ऐसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दो, तो आप देखोगे ना कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट वही सेम दिख रहा है। तो ऐसे कैसे दिखता होगा यार? तो यहां पे क्या होता है ना, मान लो ये लाइट, ऐसे एक लाइट ऐसे डालो, ऐसे एक लाइट डालो, तो जितने एंगल से जाएगा ये, उतना एंगल से क्या होगा भाई? जस्ट वापस हो जाएगा। जैसे जाएगा वैसे वापस हो जाएगा। और एक लाइट और अगर डाल दी जाए, मान लो एग्जांपल के लिए एक लाइट और डाल दो ऐसे, तो जितना एंगल से जाएगा उतना एंगल से वापस हो जाएगा। तो ये पीछे तो कभी नहीं मिलेगा। बात को समझो, ये जितना एंगल से जाएगा उतना एंगल से वापस होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यार, जितना एंगल से जाएगा उतना एंगल से वापस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन लाइन ही कहीं मिलेगी नहीं। तो मिलेगी नहीं लाइन, तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर के अंदर क्या होगा, जब हम लोग रे डायग्राम, इसको बोलते हैं रे डायग्राम, आगे पढ़ाने वाला, इसलिए थोड़ा माहौल बना रहा हूं।
तो रे डायग्राम मतलब ये हुआ कि हम ऐसे डायग्राम तो बना रहे हैं, ऐसे रे बना रहे हैं, देखो। तो जब लाइट, जब ये लाइन कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलाना पड़ेगा, जब मिलेगी तो इमेज फॉर्म होगा। तो हम क्या करें, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं, आप देखोगे, आप चेक कर लो, एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं, ऐसे जा करना, ये ऑब्जेक्ट सीधा 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 जाकर यहां पे मिल जाएगा। तो देखो जो ऑब्जेक्ट यहां पे था ना, जितना दूरी पे ये था उतने ही दूरी पे देखो ये ऑब्जेक्ट यहां पे बन जाएगा, वही दिखेगा सेम। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट भी रहे तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट दिखेगा। अच्छा, लाइन को डॉटेड लाइन पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है ना कि आगे तरफ कट हो रहा है। तो बेटा हम अगर ऐसे बोले, मैं तो वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में बताया था कि वर्चुअल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट देख रहे हो पीछे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जो कोई पीछे सेम चीज और ऐसे आपकी तरह पीछे कोई खड़ा है, लेकिन ऐसा रियल में तो होता नहीं है, तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। स्क्रीन पर दिखने लगे तो रियल बोलते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग फिजिक्स की लाइट की भाषा में अगर पढ़ा जाए, एक रे की भाषा में पढ़ा जाए, तो जब लाइट क्या होगा, जिधर से गई थी, जिधर लेफ्ट में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो लेफ्ट में अगर लाइट मिल नहीं रहा है, देखो कहां मिल रहा है, ये मिलेगा नहीं कभी। तो अगर लेफ्ट में ना मिलकर राइट में मिले तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल मतलब क्या, क्योंकि रियल में ये था नहीं, यहां से ये जबरदस्ती हम लोगों ने क्या किया, मिलाया, पीछे की तरफ वो मिल रहा था, और मिलेगा तभी इमेज बनेगा, तो इसलिए हम लोग इसको रियल बोलते हैं। अगर ये जाकर कहीं मान लो एग्जाम्पल के लिए मिल गया होता ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, तो अब ये रियल इमेज कहलाता है, क्योंकि जैसे था वैसे ही जाते वक्त लौटते वक्त ही मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रियल इमेज। तो आगे धीरे धीरे करके आप समझ में आएगा बेटा, ठीक है, कोशिश करते रहो, कोशिश करोगे तब भी समझ में आएगा चीजें, इतना भी आसान नहीं होता है, अगर कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा। तो मैंने ये बात समझाया भाई, ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा तो आसानी से दिख जाएगा, तब तो ऐसे जैसा रखोगे वैसे इधर दिखने लगेगा, लेकिन एक पॉइंट है तो पॉइंट के लिए मैंने समझाया, ये भी सिलेबस में आपको दिख रहा था इसलिए बताया मैंने, ठीक है। तो ये सब रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक तरीके से यूज है यार, और क्या, ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का यार, इमेज फॉर्मेशन, या सॉरी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कितने तरीके से कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे अगर से 2 या 2 से ज्यादा मिरर को एक साथ में रखा जाए। आपको नॉर्मली जो पढ़ना होता है वो 2 मिरर, तो चलो इसको मिटाता हूं। आप एक काम करो, 2 मिरर ले लो, ठीक है, 2 मिरर ले लो, ऐसे एक मिरर है एग्जांपल के लिए, ऐसे एक मिरर है भाई, और एक मिरर ऐसे है, ठीक है, ये मिरर है, ये मेरे मतलब मिरर है भाई, कोट कर दो दिल करे तो ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लो एक मिरर इधर से लो, एक मिरर इधर से लो, 2 मिरर हैं आपस में, और उनको आपस में क्या काम करो, ऐसे 90 डिग्री पर रख दो, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पर 2 मिरर को रख दो, आप खुद कर सकते हो। उसके बाद यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखो, तो आप क्या देखोगे कि कितना ऑब्जेक्ट वो दिख रहा है, कितना नंबर दिख रहा है, कितना इमेज उसका दिख रहा है। मान लो ये आपने क्या किया, एक मिरर इधर रख दिया, एक मिरर इधर रख दिया, ये मिरर है, ऐसे आप सिंपल अगर बनाऊं मैं, और फिर क्या काम करो, इन्हीं के बीच में समझ लो यहां पर क्या काम कर दो, एक कैंडल रख दो, एक कोई कैंडल, कोई ऑब्जेक्ट रख दो, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, तो आप देखोगे कि इसके कितने इमेज बन रहे हैं टोटल। आप गिनोगे ना जब टोटल इमेज, तो आप सोचोगे यार बनाया तो एक था, तो एक इसमें दिखना चाहिए, एक इसमें दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, लेकिन आपको 2 नहीं दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। तो अगर 90 डिग्री पे हो, लेकिन अगर ये भी बोल सकते हो सर मैं 90 डिग्री पे नहीं रखूंगा, ऐसे रखूंगा, मैं मान लो 120 डिग्री पर दोनों को रखूंगा, एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है, और मान लो 120 डिग्री पर रखा हुआ है, तब कितना इमेज बनेगा, ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो कितना इमेज बनेगा। कोई बोलेगा नहीं सर मैं 45 डिग्री पे रखूंगा, कोई बोलेगा नहीं सर मैं 180 डिग्री पे रखूंगा। तो भाई कैसा भी आप रख दो तो देखोगे कि इमेज कितना बन रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखोगे तो वो देखोगे कितना बन रहा है, वो कितना दिख रहा है।
तो ये भी मिरर के अंदर पढ़ा जाता है। दो नॉर्मल, मैं कॉनकेव मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, दो सिंपल जो प्लेन मिरर होते हैं उसको आप ले लो, घरों में जो होता है, ठीक है, ऐसे पतला 2-2 रुपए में आता है यार, दो मिरर ऐसे रख दो और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो कितना दिख रहा है ना, वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं, उस फॉर्मूले के अंदर रखना, पता चल जाएगा, पहले ही आप गिन लोगे कि भाई कितना बनने वाला है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के मैं दोनों एग्जाम्पल दिया हूं, तो मैं कितना मिरर, कितना इमेज बनेगा, आप इसका इमेजिन करके दिखाओ जरा। मान लो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो एक यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, एक इधर इमेज बनेगा। हो सकता है जो इमेज बना है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा हो, और जो इधर इमेज बना हो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा हो, तो हो सकता है 4 दिखे, लेकिन रियल में कितना होगा, एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। एक फार्मूला है भाई, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। थीटा बराबर कितने एंगल पे रखा हुआ है दो मिरर आपस में। तो भाई दो मिरर अगर मान लो थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखा है, तो हम लोग 360 डिवाइड बाई 90 माइनस 1 कर देंगे नंबर ऑफ इमेज के लिए। तो 90 ये कट जाएगा, 9 4 जा 36, तो 4 माइनस 1 तो पता चलेगा 3। तो ये गारंटी ले रहा हूं मैं कि अगर दो मिरर आपस में 90 डिग्री पर रख दो और ऑब्जेक्ट को ऐसे सामने रखो, तो देखोगे कि उसके टोटल 3 इमेज दिखेंगे, एक नहीं दिखेगा। एक एंगल बाई सेक्टर के बीच में, ये इसको बोलते हैं एंगल बाई सेक्टर, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये यहीं पर एक मिरर, यहीं पे एक इमेज यहीं पे गायब हो जाएगा, बचेगा ये यहां का और यहां का, और एक जगह और दिखेगा। टोटल मिलाकर 3 ही इमेज दिखेंगे। आप चेक करके देख लेना, ये एग्जैक्टली इमेजिन नहीं हो पा रहा है। आप ऐसे देखोगे, ऐसे देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो देखोगे यहां और तीन इमेज दिखेंगे, पक्का है, आप चेक कर लेना, 3 इमेज दिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इमेज। अब मान लो अगर आपने 120 यहां पे दे रखा है, ले लिया है भाई, थीटा बराबर 120, तो कितने इमेज बनेंगे, तो यहां पे 120 ले लेंगे, और क्या, तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, वही सेम जैसा फार्मूला यार, लो भाई मिटा दूं, तो 360 डिवाइड बाई 120 माइनस 1, ये कट गया, 12 3 जा 3 माइनस 1 बराबर 2। तो देखोगे अगर 120 डिग्री पर दो मिरर को रख दो तो टोटल 2 ही इमेज दिखेंगे। तो ऐसे ऐसे जब एंगल आप चेंज करते जाओगे, मान लो 45 ले लो, 45 ऐसे, ये एक मिरर लो और ऐसे उसके ऐसे कुछ 45 डिग्री ले लो भाई, मान लो ये 90, यहाँ पे 45 डिग्री ले लो, दोनों मिरर को ऐसे सटा दो 45 डिग्री पर, तब देखोगे कितने इमेज बनेंगे भाई। तो मैं भी यहाँ पे चेक करो यार, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, थीटा बराबर कितना ले लेंगे 45 डिग्री, तो दिखेगा 360 डिवाइड बाई 45 माइनस 1। अब ये 45 से इसको कट कर दो भाई, तो 45 2 जा 90 है कि नहीं, 45 2 जा 90, तो कितने बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, तो 90 हो जाएगा। इसको अगर आपको लगे तो 5 से काट दो, 5 9 जा 45, और ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, और 5 2 जा, तो 72 डिवाइड बाई 9 माइनस 1, और ये कितना है 9 8 जा 72, तो 8 माइनस 1 मतलब 7, तो 7 इमेज बनेगा भाई। अगर दो मिरर को आपस में ऐसे क्या है 45 डिग्री पर कर दो, आपको लग रहा होगा कि एक, अगर सोचा जाए तो लग रहा है यार दो मिरर कैसे भी रखो भाई तो इमेज तो उतना ही बनेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है, एंगल बदलने पर नंबर ऑफ इमेज बदल जाते हैं, यही मेरे कहने का मतलब है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो जैसे जैसे एंगल बदलते जाओगे दो मिरर के बीच का, वैसे वैसे जो इमेज होंगे, नंबर ऑफ इमेज, वो चेंज होते जाएंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियोज दिखाऊंगा मैं, ठीक है, उसके लिए बताऊंगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग भाई इमेज फॉर्म्ड कैसे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंगे, कुछ रूल्स बताएंगे और इमेज फॉर्म बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।